हेलो एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट में आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हम पीपल्स लाइव्स वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने श्रेणी, जाति, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, सल्तनत पीरियड में इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क्स डेवलप हुए थे। मुगल्स के टाइम पीरियड पर रुपया था, सिल्वर का और कॉपर का दाम था, ये हमने पढ़ लिया था। एग्रीकल्चर इकोनॉमी का मेन स्टे था। फूड क्रॉप, नॉन फूड क्रॉप, इनका प्रोडक्शन बढ़ रहा था। इसके अलावा इंडिया में टेक्सटाइल्स, वेपन्स, यूटेंसिल्स, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज, इन सब का प्रोडक्शन हो रहा था। शिप बिल्डिंग का काम चल रहा था इंडिया में। अलग अलग पोर्ट्स हमने देखे, जैसे कालीकट, मैंगलोर, सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली। ठीक है, और ये भी देखा कि इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा करता था और इम्पोर्ट कम करता था। ठीक, अब इसके आगे की बात हो रही है हुंडी सिस्टम की। ये हुंडी सिस्टम क्या था? इसकी मदद से मर्चेंट जो थे वो फंड को पॉलिटिकल बाउंड्रीज के मतलब एक जगह से वो दूसरी जगह आसानी से फंड ट्रांसफ़र कर सकते थे, बिना किसी फिजिकली करेंसी को ट्रांसपोर्ट किए बगैर। मतलब ए इंसान यहाँ पर बैठा है, बी यहाँ पर बैठा है, तो अगर ए बी को पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ए को अपने साथ में पैसे लेकर चलने पड़ेंगे। जैसे उस समय पर सोने के सिक्के चलते थे, तो सोने के सिक्के अपने साथ में लेकर नहीं चलना पड़ेगा ए को। ठीक है, अभी नहीं चलना पड़ेगा, तो इससे क्या है, वो जो प्लंडर हो जाएगा, जो लूटपाट हो जाएगी रास्ते में, उसके खतरे से ए बच जाएगा। ठीक है, तो होता क्या था, अगर करेंसी अपने साथ में ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ये ए अपने साथ में आखिर लेकर क्या जाता था, जिससे ये बी को यहाँ पर पेमेंट कर देता था। तो होता ये था कि हुंडी होती थी इनके पास में। हुंडी क्या है? हुंडी एक रिटन इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक पेपर पर लिख दिया जाता था कि कौन जो है वो किसको पेमेंट कर रहा है, कुछ इस टाइप से। जैसे फॉर एग्जांपल, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एक ट्रेडर है अली नाम का, ये कहाँ पर है? ये सूरत में है। ठीक है, सूरत कहाँ है? गुजरात में। और एक जो ट्रेडर है वो है राम, ये राम बैठा हुआ है आगरा में। ठीक, सूरत में ही एक मनी लैंडर है। मनी लैंडर कौन? जो पैसे देता है, या हम बोल सकते हैं जो साहूकार होते हैं। ठीक है, तो मनी लैंडर ए है यहाँ पर, और यहाँ पर जो मनी लैंडर है वो है बी, जो आगरा वाला मनी लैंडर है। ठीक है, अब यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है। कैसे होता है वो समझो। अली जो है, ये अली, इसको आगरा में राम को कुछ पैसे भेजने हैं। मान लो फॉर एग्जांपल 1000 रुपये ये भेजना चाहता है अली राम को। ठीक है, अब ये 1000 रुपये अली अपने साथ में लेकर ट्रैवल नहीं करेगा। ये क्या करेगा? ये जाएगा, अली जाएगा सूरत के मनी लैंडर के पास, ए के पास जाएगा। ये इस ए को, अली इस मनी लैंडर ए को 1000 रुपये दे देगा। इसने इसको पेमेंट कर दी। ठीक है, अब ये मनी लैंडर क्या करेगा? ये मनी लैंडर एक हुंडी लिखेगा। ठीक है, मतलब एक पेपर पर ये लिख देगा कि आगरा में जो इसका साझेदार है, क्योंकि मनी लैंडर ए और मनी लैंडर बी आपस में पार्टनर्स हैं, बस ये सूरत में बैठा हुआ है और ये आगरा में बैठा हुआ है। ठीक है, तो मनी लैंडर ए क्या लिख देगा? ये लिखेगा कि आगरा में जो इसका साझेदार है, मनी लैंडर ए का जो साझेदार है, साहूकार बी या मनी लैंडर बी, ये राम को 1000 रुपये दे दे। मतलब क्या है, अली को राम को ही तो पेमेंट करनी थी, इसे पेमेंट करनी थी। तो ये मनी लैंडर के पास गया, इसने हुंडी लिख दी कि 1000 रुपये कौन दे दे? ये वाला जो मनी लैंडर है यहाँ पर आगरा में जो बैठा है, ये राम को 1000 रुपये दे दे। ठीक है, तो हुंडी लिख दी गई है। अब ये हुंडी जाएगी राम तक। राम तक कैसे पहुँचेगी? या तो अली खुद अपने साथ में लेकर जा सकता है, या फिर वो किसी दूत को भेज सकता है। किसी भी तरीके से जो है वो हुंडी राम तक आ गई। अब ये हुंडी राम के पास आई, राम ने क्या किया? राम ने वो हुंडी इस मनी लैंडर बी को दिखा दी कि ये मुझे हुंडी मिली है, इस पर ये लिखा है, आपका नाम लिखा है। तो साहूकार बी देखेगा कि मनी लैंडर ए जो है इसने भेजी है ये हुंडी। तो जो मनी लैंडर बी है वो अब क्या करेगा? वो 1000 रुपये जिसकी हुंडी लिखी थी मनी लैंडर ए ने, तो वो 1000 रुपये राम को दे देगा। अब फ़ायदा क्या हुआ? अली को डायरेक्ट अपने साथ में पैसे लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हुंडी ली इसने इस मनी लैंडर से, वो हुंडी यहाँ तक ले गया मनी लैंडर बी के पास में। मनी लैंडर बी को हुंडी दिखाई राम ने, और राम को 1000 रुपये मिल गए। ठीक है, बीच में काम कौन कर रहा है? इसके पीछे का जो प्रोसेस चल रहा है वो मनी लैंडर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मनी लैंडर ए, यहाँ पर मनी लैंडर जो बी था वो, ये लोग आपस में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों पार्टनर्स हैं। ठीक है, कोई इसे पैसे देगा या कोई इसे पैसे देगा, तो ये आपस में देख लेंगे, उस चीज़ का हिसाब रख लेंगे। जैसे अगर कोई मनी लैंडर बी के पास आता जो आगरा में बैठा हुआ है कि मुझे हुंडी लिख दो, मुझे 1000 रुपये किसी को ट्रांसफ़र करने हैं, तो ये हुंडी लिख देगा मनी लैंडर ए के नाम से कि वहाँ पर सूरत में जो है, जो मेरा जो साहूकार है, जो साझेदार है,
वो उस इंसान को, जैसे मान लो यहाँ पर अली को राम भेज रहा है, आगरा से राम अली के पास में पैसे भेजना चाह रहा है, तो अब मनी लैंडर ये लिख देगा उस हुंडी में कि सूरत में जो इसका साझेदार है वो अली को 1,000 रुपये दे दे, तो इस तरीके से अली को पैसे मिल जाएंगे। समझ पा रहे हो, ये प्रोसेस हो रहा है। बीच में काम जो कर रहे हैं वो मनी लैंडर्स काम कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जो काम कर रहे हैं, ठीक है। हुंडी वही लोग लिख रहे हैं और जो बीच में उनके ट्रस्ट है उसके बेसिस पर ये सिस्टम काम कर रहा है। इसमें बेसिकली क्या है, सूरत से पैसा आगरा नहीं गया है, सिर्फ हुंडी गई है, ठीक है। सिर्फ हुंडी जा रही है, पैसा नहीं जा रहा है। ध्यान रखना, कोई भी पैसा अपने साथ में कोई लेकर नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक कागज़ जा रहा है जो हुंडी है, ठीक। तो ये था हुंडी सिस्टम, इसमें ये काम होते थे, ओके। तो इससे लूटपाट का खतरा नहीं होता था। अब कुछ ट्रेडर कम्युनिटीज़ थी, मतलब कुछ व्यापारी समूह थे, जैसे कि मारवाड़ीज़। ये मारवाड़ी कौन थे, राजस्थान के मारवाड़ वाले एरिया के लोग, ठीक है। इंडिया के मैप में अगर हम देखें तो इंडिया के वेस्ट साइड में राजस्थान लोकेटेड है। राजस्थान का मैप अगर हम जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर मेवाड़ और यहाँ पर मारवाड़ हमने पढ़े थे, मैप में देखा था। तो इसी मारवाड़ वाले रीजन के, जिसमें जोधपुर, नागौर और यहाँ पर बाड़मेर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जालौर वगैरह, ये सब रीजन आते हैं मारवाड़ में। और इसी एरिया से लोकेटेड थे ये मारवाड़ी। ये लोग ट्रेडर के रूप में उभर कर आए, एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग ग्रुप बन गया इन लोगों का, ठीक है। अब ये मारवाड़ी जो थे, ये अलग अलग पॉलिटिकल रिजीम्स जो थे उनमें ऑपरेट करने में ये बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो गए। इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। पॉलिटिकल रिजीम जैसे कि इंडिया में कहीं पर कोई किसी का शासन है, कहीं पर राजपूत हैं, कहीं दिल्ली सल्तनत है, कहीं होयसल हैं, इस तरीके से। तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना इनके लिए आसान हो गया। कैसे कि यहाँ पर मारवाड़ी कम्युनिटी का कोई एक इंसान बैठा है, यहाँ पर मारवाड़ी कम्युनिटी का कोई दूसरा इंसान बैठा है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और इस तरीके से ये आपस में व्यापार आसानी से कर पा रहे थे। चाहे कोई भी राजा बैठा हुआ है कहीं पर भी, ठीक है, तो आसानी से ये लोग अलग अलग पॉलिटिकल रिजीम्स में ऑपरेट कर पा रहे थे। और इन्होंने क्रेडिट का और ट्रस्ट का एक पैरेलल सिस्टम डेवलप कर लिया था। पैरेलल सिस्टम मतलब कि जो गवर्नमेंटल जो सिस्टम है उसके साथ साथ चलने वाली व्यवस्था। मतलब राजा तो अलग से एक सिस्टम चलाता है, उसके साथ ही साथ में मारवाड़ीज़ ने भी अपना एक अलग सिस्टम डेवलप किया जो कि हुंडी सिस्टम रहा था, ठीक है। बाकी इन लोगों के बीच में ट्रस्ट था, ये भी वजह थी इनके अच्छे से काम करने की। क्योंकि ये मारवाड़ी सक्सेसफुल क्यों हुए, क्योंकि एक तो उनके व्यापारिक नेटवर्क हैं, कहीं पर भी बहुत सारे इंसान बैठे हुए हैं एक जगह पर, मतलब इनका अलग अलग जगहों से नेटवर्क बना हुआ है। इनके कहीं पर रिश्तेदार बैठे हुए हैं, कहीं पर जानने वाले लोग बैठे हुए हैं अलग अलग शहरों में, ठीक है। इसके अलावा ये लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। इसीलिए अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा था वो देखा था कि जो मनी लैंडर ए है वो मनी लैंडर बी के नाम पर हुंडी लिख रहा है, तो ऐसे ही थोड़ी ना देगा। इसने पैसा ले लिया और इसने जो राम था उसको 1,000 रुपये दे दिए। कैसे दे दिए, बिना भरोसे के थोड़ी ना देंगे। तो इन लोगों के बीच में ट्रस्ट होता था, ठीक है, हुंडी का यूज़ करते थे। इस वजह से ये मारवाड़ी सक्सेसफुल हो पाए। और ये पूरा का पूरा जो पैरेलल सिस्टम इन्होंने क्रिएट किया था ये ऑफिशियल स्ट्रक्चर्स से इंडिपेंडेंटली काम करता था। मतलब जो गवर्नमेंट है या जो राजा है, राज्य है, उस पर बिल्कुल भी ये लोग डिपेंड नहीं करते थे, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हुंडी की वजह से, ओके। तो इस हुंडी को पॉलिटिकल बॉर्डर्स के पार में ले जाना आसान हो गया, क्योंकि अब लूटपाट नहीं होगी, क्योंकि कौन ही लूटेगा उस कागज़ के टुकड़े को, है ना। और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो हो पाई बिना किसी करेंसी के कैरी किए। मतलब कोई भी इंसान अपने साथ में पैसे लेकर नहीं चल रहा है, फिर भी वो जाकर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करके आ रहा है दूसरे शहर में, ये फ़ायदा हुआ। तो हुंडी सिस्टम जो था वो मॉडर्न बैंकिंग का एक प्रीकर्सर रहा। प्रीकर्सर यानी कि एक शुरुआती रूप जिसे हम बोल सकते हैं, यानी कि जो चीज़ बाद में बनने वाला जो सिस्टम रहेगा उसका प्रारंभिक रूप हो। जैसे कि आज के स्मार्टफोन्स जो हैं टच स्क्रीन वाले, उनके प्रीकर्सर हम बोल सकते हैं जो पुराने कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन थे, क्योंकि पहले तो वही आते हैं ना। आज के समय पर ये अलग अलग टेक्नोलॉजी वाले स्मार्टफोन्स डेवलप होने लगे, तो वो चीज़ होती है प्रीकर्सर। कोई भी जो मॉडर्न चीज़ है उसका शुरुआती रूप। अब मॉडर्न बैंकिंग का शुरुआती रूप, उसका प्रीकर्सर हम हुंडी को बोल रहे हैं। तो हुंडी में पैसे ट्रांसफ़र होते थे, मॉडर्न बैंकिंग में भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि जो हुंडी है इसमें कोई भी अपने साथ में पैसा लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना ही मॉडर्न बैंकिंग में पड़ती है, ठीक है। हुंडी क्या है, एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है, कागज़ पर लिख दिया जाता है। मॉडर्न बैंकिंग में ये काम क्या करता है, चेक करता है। चेक पर भी तो लिख ही देते हैं ना, इंसान जाकर उस पैसे को निकाल लाता है बैंक में से।
इसके अलावा जो हुंडी है उससे दूसरे जो शहर है उसमें आसानी से ट्रांजैक्शन हो रहा था, आसानी से पेमेंट की जा रही थी। बैंक, मॉडर्न बैंकिंग की बात करें तो जो बैंक हैं वो भी तो उनकी अलग अलग ब्रांचेज हैं अलग अलग सिटीज़ में, है ना। तो कुछ इसी तरीके से हुंडी सिस्टम मॉडर्न बैंकिंग का प्रीकर्सर रहता है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब ये सिस्टम्स जो थे ये वर्क करते थे ट्रेड नेटवर्क्स के अक्रॉस विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द रूलिंग क्लासेस। मतलब जो रूलिंग क्लास है, कोई राजा बैठा हुआ है, वो इस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता था, मतलब उसका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहता था। उसके इंटरफेरेंस के बिना ही ट्रेड नेटवर्क्स होते थे। उस ट्रेड नेटवर्क के थ्रू ये जो हुंडी सिस्टम है वो काम करता था। जैसे हमने देखा था कि सूरत में एक मनी लैंडर बैठा हुआ है, आगरा में एक मनी लैंडर बैठा हुआ है, इस नेटवर्क के थ्रू यहाँ पर काम चल रहा है। ठीक है, समझ गए। चले फिर आगे। तो इसके बाद में टेम्पल्स की थोड़ी सी बात हो रही है। तो टेम्पल्स इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेंटर थे, ना कि सिर्फ एक पूजा करने की जगह। ठीक है, वर्शिप, लर्निंग, सोशल इंटरेक्शन या परफॉर्मिंग आर्ट्स से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा थे टेम्पल मिडिएवल टाइम पीरियड में। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, जो लोग आपस में बातचीत करते हैं, अपने जो भी उनके आइडियाज़ हैं उनको शेयर करते हैं, वो चीज़। परफॉर्मिंग आर्ट होती है जो भी आर्ट इंसान परफॉर्म कर रहा हो अपनी बॉडी के थ्रू, कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई डांसिंग कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, ये सब परफॉर्मिंग आर्ट का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो टेम्पल्स ने बस्टलिंग मार्केट्स के इकोसिस्टम क्रिएट किए। बस्टलिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बिजी, बहुत ज़्यादा चहल पहल वाले। तो जो मार्केट बनाए टेम्पल्स ने वो बहुत ज़्यादा बिजी मार्केट बनाए, क्योंकि टेम्पल्स में बहुत सारे लोग घूमने आएंगे, दर्शन करने आएंगे। ठीक है, दर्शन करने आएंगे तो वो उस एरिया में पैसा खर्च करेंगे। पैसा खर्च करेंगे तो अलग अलग दुकानदार उस एरिया में सेटअप होंगे, क्योंकि लोग जो है उनसे चीज़ें खरीदेंगे। ठीक है, अलग अलग व्यापारी जो है वो दुकान खोलेंगे, कारीगर दुकान खोलेंगे अपनी वहाँ पर। तो मार्केट इससे बहुत ज़्यादा बिजी मार्केट क्रिएट होगा। समझ पा रहे हो उसको। जैसे आप भी अगर कहीं पर जाओगे घूमने तो आप जैसे किसी फेमस मंदिर गए तो वहाँ के आसपास में आप खर्च करोगे ना, आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो उसको खरीदोगे, वहाँ पर खाना खाओगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अगर किसी जगह पर लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ की जो जगह है, लोकल जगह, वहाँ पर पैसा आता है, पैसा आएगा तो वो एरिया डेवलप होता है। तो बड़े बड़े टेम्पल्स होते थे, उनके दर्शन करने के लिए लोग आते थे, है ना। लोग आएंगे तो फिर मार्केट उससे क्रिएट होने लगा। रूलिंग क्लासेस जो हुआ करती थी, जो राजा बैठा हुआ करता था, वो टेम्पल्स को लैंड डोनेट करता था और वेल्थ डोनेट करता था, मतलब पैसे भी और ज़मीन भी, जिसे हम दान बोलते हैं, वो करते थे टेम्पल डेटीज़ को। मतलब बेसिकली क्या है, जो टेम्पल में मेन डेटी हैं, जो भगवान हैं, उनके नाम पर वो सारी डोनेशन की जा रही होती है। ठीक है, अब ये जितनी भी डोनेशंस आ रही हैं उसको ट्रस्ट में रखा जाता है। ट्रस्ट का मतलब यहाँ पर भरोसे वाला ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट वो होता है जो किसी एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए होता है। ठीक है, उसमें जो भी पैसा आता है उसको संभाल कर रखा जाता है, उसका मैनेजमेंट किया जाता है और सभी लोगों के वेलफेयर के लिए वो खर्च किया जाता है। वो चीज़ होती है ट्रस्ट। अब इस ट्रस्ट को मैनेज करने का काम होता था टेम्पल मैनेजर्स का। ठीक है, ये टेम्पल मैनेजर्स क्या करते थे, जो भी दान आता था इस ट्रस्ट में, इसके थ्रू वो कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते थे। कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे सभी लोगों को फ़ायदा मिलता है, पूरे के पूरे समाज को उससे फ़ायदा मिलता है। ठीक है, जैसे कि इरिगेशन सिस्टम बनाना, टैंक बनाना, ये सारे काम टेम्पल्स करते थे। अब एक ध्यान देने वाली बात ये कि ये जो टेम्पल मैनेजर्स हैं ये सिर्फ इस ट्रस्ट के पैसे को, इसकी ज़मीन को मैनेज कर रहे हैं, ये उसके मालिक नहीं बने, इनके नाम पर नहीं किया गया है कुछ भी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसकी देखभाल करने का काम है उनका, और जो ज़मीन है उससे जो भी इनकम आएगी वो टेम्पल की होगी और समाज के कामों में लगाई जाएगी। ये सिस्टम रहता था। तो टेम्पल्स एक तो कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाते थे और पिलग्रिम अकोमोडेशंस भी बनवाते थे। पिलग्रिम अकोमोडेशन मतलब कि जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं मंदिर को घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी सारी सुविधाएं बनवाई जा रही हैं। रेस्ट हाउसेस बनवाए जा रहे हैं, जैसे कि धर्मशाला बनवाई गई, छत्रम बनवाए गए। छत्रम रेस्ट हाउस ही होता है जिसमें खाने पीने वगैरह की सुविधा की जाती है श्रद्धालुओं के लिए। पिलग्रिम्स के लिए ठहरने की जगह जो है वो बनाई जाती है, और जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए खाना पानी वो सब अवेलेबल करवाया जाता है। ठीक है, ये सारे काम रहते हैं छत्रम के।
इसके अलावा एक मेन काम ये भी था कि टेम्पल्स मर्चेंट्स को क्रेडिट देते थे। क्रेडिट मतलब कि लोन, जब अगर किसी मर्चेंट को ज़रूरत है वो टेम्पल से जाकर लोन ले सकता था, क्योंकि टेम्पल भी तो कमाई कर रहा है ना, जो इसको लैंड डोनेट की गई है उस पर खेती करवा रहे हैं, उससे पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो उस पैसे को कहीं ना कहीं पर तो टेम्पल्स लगाएंगे, तो मर्चेंट्स को भी ये लोन दे देते थे। ठीक है, और इंटरनल ट्रेड को भी फंड कर रहा है मर्चेंट, और मैरीटाइम ट्रेड को भी। इंटरनल ट्रेड क्या होती है, जो देश के अंदर अंदर हो रही है, तो हमारे भारत देश के अंदर अंदर जो ट्रेड होती थी उसको भी फंड करते थे ये टेम्पल। इसके अलावा देश के बाहर जो मैरीटाइम ट्रेड हो रही है, यानी कि समुद्र के थ्रू जो ट्रेड की जा रही है, उसको भी फंड करते थे टेम्पल्स। ठीक है, समझ गए? तो टेम्पल्स का जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम रहता था उस समय पर। तो अर्ली पीरियड्स में प्रॉस्पेरिटी देखी इंडिया ने। अर्ली पीरियड्स का मतलब क्या है, यहाँ पर लगभग 1200 से लेकर तुम्हारा 1600 तक, ठीक है, या 1650 हम बोल सकते हैं, इस पीरियड में इंडिया ने प्रॉस्पेरिटी देखी। ठीक है, लेकिन लेट 1600s में क्या होना शुरू हो जाता है, यहाँ पर इकोनॉमिक स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय पर राजा था औरंगज़ेब। हमने देखा था औरंगज़ेब 1658 में राजा बनता है और 1707 में इसकी डेथ होती है, ये टाइम रहता है। तो ये लेट 1600s का ही तो टाइम पीरियड है। मतलब एस का मतलब क्या है यहाँ पर, डिकेड। डिकेड क्या होता है, 10 सालों का टाइम पीरियड। तो 1600 पूरी की पूरी सेंचुरी है, इसके लेट का टाइम पीरियड, लेट वाले डिकेड का टाइम पीरियड, जो कि ये वाला टाइम पीरियड है। ठीक है, इस टाइम पीरियड में औरंगज़ेब राजा था। अब औरंगज़ेब की वजह से इकोनॉमिक स्ट्रेस कैसे क्रिएट होता है, क्योंकि वो दक्कन में बहुत ज़्यादा वॉर कर रहा था, हमने पढ़ा था। उसकी लाइफ के लास्ट के 25 ईयर्स वॉर्स में ही निकले थे। ठीक है, अब जब वॉर होती है ना, तो खजाना खाली हो जाता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक स्ट्रेस क्रिएट होता है, मतलब एक प्रेशर बन रहा है, लोगों के पास में पैसा नहीं रहेगा ज़्यादा। और वॉर की वजह से क्या होता है, जैसे बीच में कोई रोड पड़ रहा है तो वो रोड अनसेफ रहेगा, ट्रेड नहीं हो पाती है, क्योंकि व्यापारी डरते हैं कि कहीं पर भी उन्हें लूटा जा सकता है। ठीक है, कहीं पर भी मारा जा सकता है। इसी वजह से जब व्यापार ही ठीक से नहीं हो पाएगा तो फिर इकॉनमी जो है वो ठीक से चल नहीं पाएगी, तो इकोनॉमिक स्ट्रेस यहाँ पर क्रिएट होने लगता है। पीजेंट्स जो थे, किसान जो थे, इनके पास में अपने ही प्रोड्यूस का एक छोटा सा शेयर बचता था, टैक्सेस और पेमेंट पे करने के बाद में भी। ठीक है, टैक्सेस तो जाता था सीधे राज्य को, जो बीच में राजा बैठा है उसके खजाने में जाता था टैक्स। इसके अलावा पेमेंट करते थे किसान किसको, जो इंटरमीडिएट पार्टीज हैं, मतलब जो टैक्स वसूलने आ रहे हैं ना, उनको भी, किसानों को बेचारों को पेमेंट करनी पड़ती थी। तो क्या होता था, जैसे मान लो किसान ने टोटल 100 टन का प्रोडक्शन किया, 100 टन उसने गेहूं उगाए। ठीक है, तो 40 टन तो उसके टैक्स में ही निकल गए। इसके अलावा 20 टन उसको पेमेंट करनी पड़ी इस इंटरमीडियरी को, क्योंकि वो लेते थे, ज़बरदस्ती वसूलते थे, तो किसान को देना पड़ता था। किसान के पास में क्या बचा, इस 100 टन में से मात्र 40 टन बचा किसान के पास में। ठीक है, तो 100 टन में से जो 40 टन बचेगा, इससे क्या हो जाएगा किसान का, जितना पैसा वो इस 100 टन उगाने में लगा रहा था, उसकी कॉस्ट भी नहीं निकल पाई उसकी। तो क्या होगा, जब उसके पास में पैसा नहीं रहेगा तो वो अपनी लैंड खो देता था। ठीक है, लैंड खोने का पहली वजह यही थी कि फसल का एक बड़ा हिस्सा जो है वो चला गया उसके पास से, फिर उसके खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे, जैसे फैमिली का खर्च है, बीज लाने हैं, बैल के लिए चाहिए, खेती के लिए अलग अलग औजार चाहिए रहते हैं, जैसे हल वगैरह चाहिए रहता है। ठीक है, लेकिन उसके पास में इतना पैसा है ही नहीं कि वो ये सब ला सके। तो किसान क्या करेगा, अब कर्ज लेगा तो वो किसके पास में जाएगा, मनी लेंडर के पास में जाएगा। ठीक है, ये मनी लेंडर उसका फ़ायदा उठाएगा कि तुम्हारे पास मतलब ये मनी लेंडर क्या करेगा, एक तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसा दे देगा, किसान उस पैसे को चुका नहीं पाएगा। अब चुका नहीं पाएगा तो मनी लेंडर बोलेगा कि ठीक है, तुम पैसा नहीं दे पा रहे हो तो मेरे लिए काम करो। तो फिर बॉन्डेड लेबरर्स का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि किसान के पास में अपनी ज़मीन नहीं रही। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक किसान है, उस किसान ने किसी मनी लेंडर से जो है वो लोन लिया, ठीक है, खेती वगैरह करने के लिए, अपने खर्च वगैरह के लिए, क्योंकि किसानों के पास में ज़्यादा पैसा नहीं है। मान लो उसने 100 रुपये उधार लिए थे एक किसान ने, किसान का नाम मान लो कोई रामू किसान है। ठीक है, इसने इस मनी लेंडर से 100 रुपये उधार लिए, लेकिन ये रामू इस कर्ज को चुका नहीं पाया। तो अब साहूकार ये बोल रहा है पैसा नहीं दे सकते तो तुम मेरे खेत में काम करो। ठीक है, अब जब तक तुम अपना कर्ज नहीं चुका दोगे, ये जो 100 रुपये हैं ये कर्ज नहीं चुका दोगे, तब तक तुम कहीं और काम करने नहीं जा सकते हो। तो रामू को मजबूरी में काम करना पड़ता था, वो चाहे तब भी कहीं और पर काम करने नहीं जा सकता था, अपनी मर्जी से काम नहीं छोड़ सकता था। अब ये अपनी मर्जी से काम नहीं छोड़ना ही होता था बॉन्डेड लेबरर, जिसे बंधुआ मजदूर बोलते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बोला जाता है कि जब तक कर्ज नहीं चुक रहा
तब तक तुम मेरे लिए काम करो। लेकिन क्या होता था, ये मनी लेंडर क्या करेगा, ये ब्याज बढ़ाता चले जाएगा, क्योंकि टाइम के साथ में ब्याज भी तो लगेगी, जो लोन लिया था इंटरेस्ट लगेगा। अब वो इंटरेस्ट ही इतना बढ़ता चला चला जा रहा है कि ये बेचारा रामू उस कर्जे को चुका ही नहीं पाता, और कभी कभी इसके बच्चे तक उस बोझ को ढो रहे होते हैं, उस कर्जे को चुकाने में लगे हुए होते हैं। इसीलिए बोला तो ये जाता है कि लोन माफ़ होने तक या लोन ख़त्म होने तक, जो भी कर्ज लिया था उसके ख़त्म होने तक ये काम करवाएगा अपने खेत में। लेकिन क्या होता था, बेसिकली प्रैक्टिकली जो हो रहा है वो ये खेल खेल रहा है कि इसको फ्री में जो है वो लेबर तब भी मिल जाएगी। तो कुछ लोग जो है वो बहुत लंबे समय तक, उनकी कभी कभी पूरी पूरी लाइफ निकल जाती थी, उनके बच्चे जो हैं वो बंधुआ मजदूरी में उनका जो पूरी लाइफ है वो निकल जाती थी। तो इस तरीके से बॉन्डेड लेबरर्स बनते चले गए कई सारे किसान। अपनी ही ज़मीन खोदी, पहले वो मालिक थे, अब वो सिर्फ एक मजदूर बन के रह गए। ठीक है, तो हिस्टोरियंस ये बताते हैं कि क्राफ्ट्स पीपल जो थे, कारीगर लोग, और लेबरर्स जो मजदूर थे, इन लोगों ने भी हार्श इकोनॉमिक कंडीशंस फेस की। यानी कि इन कारीगरों के, इन मजदूरों की भी हालात ठीक नहीं थी, जैसे किसानों की हालात ठीक नहीं थी वैसे ही। लेकिन इस सब के बावजूद भी इंडिया अभी भी एबंडेंस का लैंड बना हुआ है। मतलब इंडिया में अभी भी बहुत पैसा है, क्योंकि इंडिया का पैसा कहीं और बाहर नहीं गया है। ठीक है, तो ये बात, इस चीज़ को टेस्टिफाई किया है, मतलब कि प्रमाणित किया है कई सारे अरब ट्रेडर्स ने, अरब ट्रैवलर्स ने, क्योंकि बहुत सारे अरब ट्रैवलर्स आ रहे थे भारत में, यूरोपियन ट्रैवलर्स आ रहे थे। इन लोगों ने इस चीज़ को बताया है कि भारत में बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा वेल्थ है। लेकिन ये भी बता रहे हैं कि वेल्थ लार्जली जो रूलर्स थे, कोर्टियर्स थे, हाई ऑफिशियल्स, मर्चेंट क्लास, इनके हाथों में ही कंसंट्रेटेड थी। मतलब ज़्यादातर पैसा जो है वो राजा के पास, उसके दरबारियों के पास, हायर ऑफिशियल्स जो हैं ऊंचे ऊंचे पदों पर जो बैठे हुए हैं उनके पास में है, मर्चेंट क्लास के पास में है, जो व्यापार कर रहे हैं उन लोगों के पास में सबसे ज़्यादा पैसा है। ये बात बता रहे थे फॉरेन ट्रैवलर्स। ठीक है, तो जो आम लोग हैं, जो छोटा मोटा काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। फिर बहुत ज़्यादा वॉरफेयर हो रही थी इंडिया में मिडिएवल टाइम पीरियड में, युद्ध ही युद्ध हो रहे थे बार बार। ठीक है, अब इस युद्ध की वजह से लोगों को फोर्सफुली जो है वो डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता था। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि अपने जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं उस जगह को छोड़कर उन्हें कहीं और पर जाना पड़ता था, किसी सेफ प्लेस पर, क्योंकि जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई है, वॉर शुरू हो गई है। अब वॉर शुरू हो गई है तो उनको कभी भी लूटा जा सकता है ना। मान लो एक तरफ से ये लड़ रहा है, एक कोई राजा ये है, इधर से ये लड़ेगा, एक राजा इधर भी है, इधर से ये लड़ रहा है। ठीक है, बीच में कोई गांव पड़ रहा है। अब क्या होगा, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, मर ये रहे हैं, आपस में लड़ मर रहे हैं। लेकिन बेचारा ये जो बीच में गांव है इसको सहना पड़ेगा, इसकी फसल जो है वो खराब हो जाएगी, फसलें नष्ट हो जाएंगी, गांव जो हैं वो जल सकते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनको लूटा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें रहती थीं। इसी वजह से लोगों को मजबूरन जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होना पड़ता था, अपनी जगह छोड़कर जानी पड़ती थी, किसी सेफ प्लेस पर उन लोगों को जाना पड़ता था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कॉमन पीपल के लेवल की जब हम बात करें, मतलब जो आम लोग थे, क्योंकि हमने ज़्यादातर चैप्टर में रूलर्स की ही बात की है, तो कॉमन पीपल में कुछ क्लैशेस के एग्जांपल मिलते हैं। मतलब आपस में कुछ लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए, कुछ ही लोगों के बीच में है, कुछ ही एग्जांपल्स हैं ऐसे। ठीक है, कैसे एग्जांपल, जो सैक्रेड साइट्स होती थी, सैक्रेड साइट मतलब कि पवित्र जगह हैं। ठीक है, जैसे कोई मंदिर वगैरह किसी को लग रहा है कि ये पवित्र है, तो उस सैक्रेड साइट को रूलर के आदेश पर, उसके ऑर्डर पर, या तो डीसैक्रेट कर दिया जाए, मतलब कि अपवित्र कर दिया जाए, या डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उसे ख़त्म कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। तो लोग जो हैं उनमें थोड़े से क्लैशेस देखने को मिले। क्लैशेस मतलब ज़रूरी नहीं है कि लोग आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, थोड़े बहुत झगड़े हो जाते थे। ज़्यादातर जो है वो क्या करेंगे, लोग जो रूलर था उसके समर्थकों के खिलाफ लड़ाई करेंगे। ठीक है, कोई लोकल कोई ऑफिसर है उससे झगड़ा करेंगे, कोई कर वसूलने आ रहा है यानी कि टैक्स लेने आ रहा है उससे झगड़ा कर सकते हैं। तो इस तरीके से छोटे मोटे क्लैशेस देखने को मिले। लेकिन आगे ही अगली ही लाइन में लिखा है कि बाय एंड लार्ज, यानी कि ज़्यादातर क्या होता था, लोग आपस में अच्छे से रहते थे, कोई लड़ाई झगड़ा धार्मिक रूप से नहीं होता था। अलग अलग फेथ्स के लोग, यानी कि अलग अलग धर्म के लोग, जो कम्युनिटीज़ थी, ये लोग पीसफुली रहते थे, एक साथ में मिलकर रहते थे, कोई हिंदू कोई मुसलमान ऐसा कुछ नहीं था उस समय पर। ठीक है, और ये कम्युनिटीज़ जो थी, अलग अलग फेथ के लोग जो थे, ये आपस में इकोनॉमिकली डिपेंडेंट भी थे। इकोनॉमिकली डिपेंडेंट जैसे कि किसान है, फार्मर अनाज उगा रहा है। ठीक है, फार्मर को कुछ औजार चाहिए, वो औजार लोहार बना रहा है।
कोई इंसान कपड़ा बना रहा है, कोई व्यापारी है वो सामान बेच रहा है, लोहार का सामान कोई व्यापारी बेच रहा है। तो इस तरीके से आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते थे, इन लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत रहती थी। इसीलिए जो शांति है, शांति से बने रहते थे ये सब लोग साथ में। तो जो क्लैशेस के एग्जाम्पल हमें देखने को मिले हैं, ये कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, ठीक है। ज़्यादातर ऐसा नहीं था कि पूरे भारत में जो है लोग अपने धर्म के नाम पर लड़ाई ही कर रहे थे। ये चीज़ें उस समय पर बिल्कुल भी नहीं थी। तो ज़्यादातर रूलर्स ने क्या किया था, इंडिया में आर्ट्स को पैट्रोनाइज किया। आर्ट्स में एग्जाम्पल हो सकता है जैसे डांस, सिंगिंग, ठीक है, म्यूज़िक वगैरह, पेंटिंग, और जो बिल्डिंग बनाने की कला जो होती है जैसे हम आर्किटेक्चर बोलते हैं, और भी कई सारे टाइप्स की आर्ट्स होती हैं, उन सभी को पैट्रोनाइज किया, मतलब संरक्षण दिया, उनको डेवलप करवाया, ठीक है। बाकी रूलर्स ने तो ये करवाया ही था, इसके अलावा कुछ कम्युनिटीज़ जो थी, लोगों का ग्रुप जो था, उन लोगों ने अपने ट्रेडिशन को एक तो मेंटेन करके रखा। मतलब कोई परंपरा है, परंपरा में जैसे कि कोई फेस्टिवल हो सकता है, तो उस फेस्टिवल को वो लोग मेंटेन करके रख रहे हैं, उसको मनाते चले आ रहे हैं, ताकि ये जो है लोग इसे भूले ना, ठीक है। या फिर वो अपने ट्रेडिशन को रिवाइव भी कर रहे थे। रिवाइव कैसे किया जाता है, कोई बहुत पुराना ट्रेडिशन है और वो लोगों के बीच में कम फेमस होता चला जा रहा है। मान लो कोई पुराना फेस्टिवल है, कोई लोकगीत है, कोई रिलीजियस कोई ट्रेडिशन है, कोई हम बोल सकते हैं कोई ऐसी लैंग्वेज है, क्योंकि ये भी परंपरा का ही हिस्सा होती है, ठीक है। तो अब उस चीज़ को दोबारा से लोकप्रिय बनाने की कोशिश कर रहे थे ये कम्युनिटीज़। तो ये काम भी हो रहे थे, रूलर्स भी काम कर रहे थे आर्ट्स पर, और कम्युनिटीज़ भी अपने ट्रेडिशन को बचाने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। अब इनमें से कई सारे ट्रेडिशन जो थे, इन्होंने चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस को अडेप्ट कर लिया, मतलब उसके अनुरूप ये ढलते चले गए। कई सारी परंपराएं समय के साथ उन लोगों ने या परंपराओं ने खुद को बदल लिया। कोई परंपरा जैसे कि 500 साल पुरानी थी, 500 साल पहले शुरू हुई थी, फिर धीरे धीरे करके कोई नया रूलर आया, नई भाषा आई, नए नए विचार आए, तो वो जो ट्रेडिशन था जो 500 साल पहले शुरू हुआ था, वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ, वो थोड़ा बहुत बदल कर आगे बढ़ता चला गया, ठीक है। तो बहुत सारे कल्चरल ट्रेडिशंस थे। ये कल्चरल ट्रेडिशंस, इनमें क्या हो रहा था, इंटरेक्शंस हो रहे थे काफ़ी सारे। इंटरेक्शन मतलब कि वही आपस में संपर्क हो रहे थे, अपने लोग जो हैं वो अपने आइडियाज़ को शेयर वगैरह कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब जब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक मुस्लिम है, ठीक है, कोई हिंदू है, कोई बुद्ध है, कोई जैन है, और भी कई सारे प्रकार के धर्म के लोग हैं, ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, आपस में सबका इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये लोग बताएंगे कि इनके धर्म में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ होती है, कोई फेस्टिवल है वो क्या होता है, किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, तो इंटरेक्शन हो रहा है। अब जब ये इंटरेक्शन होता है तो शेयर्ड हेरिटेज क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्चर में अगर हम एग्जाम्पल लें तो मुग़ल आर्किटेक्चर में कुछ इंडियन एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, और पर्शिया के एलिमेंट भी देखने को मिलते हैं, सेंट्रल एशिया के एलिमेंट भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये सब कुछ मिले और जो है वो एक आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, एक फॉर्म डेवलप हुई, जैसे कि ताजमहल बनाया गया, इसमें इंडियन एलिमेंट भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंडिया के लोग इसमें काम कर रहे हैं, इंडिया के मजदूर काम कर रहे हैं, ठीक है। पर्शियन एलिमेंट वगैरह भी, सेंट्रल एशियन एलिमेंट वगैरह भी देखे जा सकते हैं। ऐसे ही म्यूज़िक में भी शेयर्ड हेरिटेज क्रिएट हुआ, ठीक है। इसमें इंडियन ट्रेडिशन भी देखने को मिलता है और पर्शियन इफेक्ट भी देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ के लोग भी तो इंडिया में आए ना। इसी तरीके से लैंग्वेज में, फूड में, हर चीज़ में जो है वो एक शेयर्ड हेरिटेज क्रिएट होने लगा। तो ये सब चल रहा था, ठीक है। अब इस सब के थ्रू क्या होता है, इंडिया इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस तो बना रहता है ऑन द होल, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें, अगर पूरे भारत की बात करें तो इंडिया इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस था, काफ़ी अमीर था इंडिया, लेकिन पॉलिटिकली अनस्टेबल रहता है, क्योंकि इस समय पर मिडिएवल टाइम जो है वहाँ पर कई सारे आक्रमण हो रहे हैं, बहुत सारे राजा जो है वो बार बार चेंज हो रहे थे। तो इस समय पर मिडिएवल टाइम पर क्या हो रहा था, पॉलिटिकल मैप की बार बार रीशेपिंग हो रही थी। कभी दिल्ली सल्तनत, कभी नीचे साउथ में बहामनी, कभी विजयनगर एम्पायर, ठीक है, और फिर मुग़ल एम्पायर, राजपूत अलग इमर्ज हो रहे हैं, मराठे अलग इमर्ज हो रहे हैं। तो ये इंडिया का जो मैप था, पॉलिटिकल मैप, वो बार बार रीशेप हो रहा था, ठीक है। तो इंडिया ने सीरियस चैलेंजेस फेस किए, लेकिन चैलेंजेस फेस करने के बावजूद इंडिया सरवाइव कर पाया, इंडिया टिका रहा, अपने कल्चर को संजो कर रखा, अपने हेरिटेज को बचा कर रखा इंडिया ने। चैलेंजेस जैसे कि भारत में बहुत ज़्यादा वॉर हो रही थी मिडिएवल टाइम पर, अटैक्स हो रहे थे बाहर से बहुत ज़्यादा, है ना। इसके अलावा कुछ फेमाइन्स या अकाल पड़ रहे थे, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी ही, ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था,
जिससे लोगों के पास में पैसे नहीं थे खर्च करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद इंडिया जीवित रहा। जीवित रहने का मतलब क्या है कि इंडिया की सोसाइटी, इंडिया का कल्चर, इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई। अगर कोई और कंट्री होती ना जिसमें ये सारी चीज़ें एक साथ में हो रही थी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी, अकाल भी पड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं, तो कोई कंट्री हो सकता है वो सर्वाइव ही ना करती, अपने कल्चर को खो देती। लेकिन इंडिया ने नहीं खोया। ये ऐसा क्यों है? ये सिर्फ एक हार्डशिप की कहानी नहीं है, मतलब सिर्फ कठिनाइयों की, सिर्फ प्रॉब्लम्स की कहानी नहीं है। ये रेजिलियंस की भी कहानी है। रेजिलियंस मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल कंडीशंस आ चुकी हैं, लेकिन उस सब से उभर कर फिर से खड़े होने की क्षमता होती है रेजिलियंस। मतलब गिरने के बाद दोबारा उठना, मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ते रहना, वो चीज़ रेजिलियंस है। जैसे युद्ध हुआ, उससे फसलें खराब हुई, नष्ट हुई, गांव जो है वो लूट लिया गया, लेकिन अगले साल किसान फिर से खेती करेगा, फिर से बीज बोएगा, फिर से खेती शुरू करेगा। वो चीज़ होती है रेजिलियंस। तो लोगों ने अपने संघर्ष करने की क्षमता दिखाई, ठीक है। इसकी वजह से भी इंडिया की सोसाइटी बची रही, इंडिया का कल्चर बचा रहा। तो ये जो कहानी है, ये हार्डशिप के साथ साथ रेजिलियंस की भी कहानी है, ठीक है। जब जब स्वॉर्ड यानी कि तलवार उठाने की ज़रूरत पड़ी, तब तब तलवार उठाई गई। और इसके अलावा इंडिया में आर्ट, लिटरेचर, स्पिरिचुअलिटी और टाइमलेस वैल्यूज़ का भी फ्रेश क्रिएशन होता चला गया। अलग अलग क्रिएशन अलग अलग समय पर होता चला गया, इंडिया रुका नहीं। सॉर्ड का एग्जाम्पल जैसे कि मराठों का संघर्ष था, वो मुगल्स के खिलाफ लड़ रहे थे, सिख मुगल के खिलाफ लड़ रहे थे, अहोम मुगल के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उन लोगों ने तलवार उठाई अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। फ्रेश क्रिएशन जो आर्ट का हो रहा है, आर्ट में जैसे कि मिनिएचर पेंटिंग बनवाई गई थी, टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है वो डेवलप हो रहा था, ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही थी। लिटरेचर डेवलप हो रही थी, जैसे तुलसीदास, सूरदास, कबीर, गुरु ग्रंथ साहिब, ये लोग थे। गुरु ग्रंथ साहिब तो हमने पढ़ी भी है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में क्या है? स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? अपनी लाइफ के बारे में जब इंसान सोचे, अपनी सोल यानी कि आत्मा के बारे में सोचे, ये सोचे कि जो गॉड हैं उन तक कैसे पहुंचा जाए, ठीक है। ट्रुथ पर कैसे ध्यान दिया जाए, एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए, अपने अंदर की अच्छाई को समझे इंसान। अब मतलब अपने अंदर वो झांक कर देख रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरी लाइफ का क्या उद्देश्य है, ये सारी चीज़ें वो जब देखता है तो उसे हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में भी अलग अलग क्रिएशन हो रहे थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो एग्जांपल अगर मैं दूँ तो एक तरफ था भक्ति मूवमेंट चल रहा था और एक तरफ सूफी मूवमेंट चल रहा था। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बताया है, याद मत रखना, ठीक है। तो ये मूवमेंट जो थे ये स्पिरिचुअल मूवमेंट थे जो इसी मिडिएवल टाइम में चल रहे थे। इसके अलावा टाइमलेस वैल्यूज़ थी, मतलब ऐसी वैल्यूज़ जो टाइम चाहे कितना भी आगे निकल जाए लेकिन वैल्यूज़ ख़त्म नहीं होंगी। तो मिडिएवल टाइम में काफ़ी सारी वैल्यूज़ ऐसी टाइमलेस वैल्यूज़ आई, जैसे कि हम अगर एग्जांपल दें तो टॉलरेंस की वैल्यू आई, मतलब दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट करना। कंपैशन की वैल्यू आती है, लोगों के प्रति दया रखनी है, लोगों को हार्म नहीं पहुंचाना है। सर्विस की वैल्यू इसमें आती है कि लोगों की सेवा करनी है। ट्रुथ की वैल्यू यहाँ पर जो है वो निकल कर आती है, जस्टिस की वैल्यू निकल कर आती है। ऐसे ही कई सारी ढेर सारी जो है वो टाइमलेस वैल्यूज़ भारत में उनका फ्रेश क्रिएशन होता रहा। तो ये सारी कहानी रही। इंडिया के जो कल्चर बचा रहा, इंडिया का जो हेरिटेज बचा रहा, वो इसी वजह से बचा रहा क्योंकि इंडिया में जो भी आ रहा है इंडिया उसको अपने में समाहित कर ले रहा है। ख़त्म नहीं हो रही इंडिया के कल्चर, ठीक है। जो भी बाहर का, कोई पर्शिया से आया, कोई सेंट्रल एशिया से आया, उसको अपने आप में इंडिया ने समा लिया। इसी वजह से इंडिया का कल्चर बच पाया, इंडिया का हेरिटेज बच पाया, इंडिया खुद बच पाया। वरना हो सकता है कि कोई और कंट्री होती तो नहीं बच पाती, अपने हेरिटेज को वो खो देती, ठीक है। तो ये इसी के साथ में होता है हमारा चैप्टर फिनिश। जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि मराठों से रिलेटेड है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।